स्वागत है आप सभी का एनलाइटेंड आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो सेशन है वो प्रेसिपिटेशन अर्थात वर्षण से संबंधित होने वाला है, जो कि हमारे क्लास 11th के ओल्ड एनसीईआरटी के वाटर इन द एटमॉस्फेयर चैप्टर से रिलेटेड है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्रेसिपिटेशन अर्थात वर्षण। हिंदी में इसे कहते हैं वर्षण। बचपन से ही जब हम बादलों को गरजते हुए देखते हैं, बारिश होते हुए देखते हैं, कभी बारिश होता है कभी नहीं होता है, कभी सिर्फ बादल आते हैं चले जाते हैं, तो ये बचपन से हमारी क्यूरियोसिटी रहती है। लेकिन बचपन में हमें एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बना करके बताया जाता है कि एक तरफ के तालाब है, एक तरफ हमारा घर रहता है, बीच में 2-3 पेड़ और पीछे पहाड़। यहाँ से हम देखते हैं कि ऊपर में सूरज की वजह से पानी वाष्प बन के ऊपर जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर में जाता है, फिर इस तरफ से बादल बन के आता है और फिर हमारे घर के पास गिर जाता है और वापस वही नदी बन करके तालाब में जाकर के मिल जाता है। ये एक छोटा सा हम लोग जिसे जल चक्र के नाम से जानते थे, वाटर साइकिल, और उसमें लिख देते थे कि यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है और फिर वापस से जाकर के पानी में मिल जा रहा है। तो एक साइकिल बनता था, उसे ही हमें बता दिया जाता था और हम बचपन में बहुत खुश हुआ करते थे कि हाँ यही बारिश है और ऐसे ही बारिश हुआ करता है। और फिर घर आकर के वापस से अपने पेरेंट्स को, गार्जियंस को या फिर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर्स को जाकर के बताते थे। आप बताते थे ना मुझे कि इंद्र भगवान वहाँ पे बारिश करा रहे हैं, लेकिन देखिए हमने आज स्कूल में ऐसा पढ़ाई करके, और वहाँ पर बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन क्या वर्षण सच में, जो प्रेसिपिटेशन है, सच में बस इतना ही है या इसके पीछे और भी कोई चीज़ें हैं जिसे हमें समझने के लिए, हमारी उम्र उस समय छोटी थी तो हमें ज़्यादा नहीं बताया गया था और अब हमें उसे और डिटेल से जानने की ज़रूरत है। तो आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं कि प्रेसिपिटेशन यह क्या है। What it is, यह क्या है, यह कैसे है, हाउ इज इट, व्हाट, हाउ, और इसके प्रकार भी होते हैं, टाइप्स, और फिर लास्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा आज का सेशन रहेगा इन सबसे रिलेटेड। क्या है, क्यों है, कैसे है, कितने तरह का है और कहाँ कहाँ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या है। प्रेसिपिटेशन कुछ नहीं है, सिंपल कि बादलों का, क्लाउड्स का जो पानी की बूंद एवं बर्फ के रूप में नीचे गिरना ही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। सिंपल एंड शॉर्ट, एक वन लाइनर आंसर कि वाटर जो है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, जिसे टेक्निकल टर्म में कहा जाएगा आर्द्रता, उसका कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन होने के बाद फिर वही नीचे ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से भारी होकर के नीचे गिरता है। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। दैट्स इट। अब हम सीधे दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि यह कैसे है, हाउ। अभी मैंने एक वर्ड बोला ह्यूमिडिटी, हिंदी में जिसे कहा जाता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। यह एक ऐसा टर्म है जिसे, इस टर्म के बारे में अगर डिफाइन किया जाए तो वायुमंडल में या फिर हमारे जो यहाँ हवाएं मौजूद है, इसमें मौजूद जल वाष्प की मात्रा, द क्वांटिटी ऑफ, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इसे दो तरफ से नापा जा सकता है। हर चीज को नापने का कोई ना कोई आधार होता है। जैसे हम किसी चीज को वजन करते हैं तो किलोग्राम में वजन करते हैं, ग्राम में वजन करते हैं, तो इसे भी मापने का एक तरीका है, वह है ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ग्राम पर क्यूबिक मीटर। सपोज हमें एक मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक बॉक्स दिया गया है, खाली बॉक्स है, डब्बा। अब इस बॉक्स के अंदर में ये 1 मीटर हाइट, 1 मीटर
विड्थ और 1 मीटर लेंथ, ये उसका डायमेंशन है 1 क्यूबिक मीटर। इस डायमेंशन में ये खाली डिब्बा है, इसका मतलब इसके अंदर में एयर है, और इस हवा में जितना भी जल वाष्प की मात्रा होगी, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। इसका मतलब ये है, सपोज इस कंटेनर का टोटल कैपेसिटी एज्यूम करते हैं, सपोज कि हमारा ये 1000 ग्राम का रहा होगा, जिसमें से एज्यूम करते हैं कि सपोज 200 ग्राम अभी हमारे पास क्या है, वाटर वेपर है। इस डब्बे के बारे में बात कर रहे हैं, इस बॉक्स के बारे में। तो ये हमारा हो गया 200 ग्राम वाटर वेपर का अमाउंट। इसका मतलब यही है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, बस इसमें इतना ही है। लेकिन इसमें यह दिक्कत यह होता है कि अगर हम इस बक्से के अंदर का, इस बॉक्स के इनर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें या फिर डिक्रीज कर दें, तो इसमें जो एयर प्रेजेंट है उस एयर के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर मतलब कि वाटर वेपर के होल्डिंग कैपेसिटी कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर ये टेम्परेचर की बात हो रही है, इसे पहले बार देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और कैपेसिटी टू होल्ड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी टू होल्ड ह्यूमिडिटी, अर्थात जल वाष्प धारण की क्षमता। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस बॉक्स में पहले के अमाउंट में, पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा हम वाटर वेपर रख सकते हैं, और अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो उसका कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। इसी के बेस पर हम दूसरा ह्यूमिडिटी टाइप को लिखते हैं, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसको और डिटेल्स देखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता जिसे कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। तो अभी एक हमने फॉर्मूला देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ते जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर रिजल्ट आया, साथ वाले फ्रेंड का जो रूम पार्टनर है उसका सिलेक्शन हो गया, तो एक जोश आ जाता है अंदर में। कैसे कि हाँ, अब हम और अच्छे से तैयारी करेंगे और मेहनत करेंगे, जिससे कि आपकी कैपेसिटी सपोज नॉर्मल डे में एक चैप्टर एक दिन में पढ़ने की रही होगी, लेकिन अब उस इंसान के सिलेक्शन की वजह से आपकी कैपेसिटी रात भर में 10 चैप्टर की भी हो सकती है। तो कैसे आया, अंदर में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एक आग लगी अंदर में कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर का भी बिहेवियर है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो इसी के बेस पर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को और डिटेल से देखते हैं कि यही इसी बॉक्स के साथ में देखते हैं, इसी बॉक्स के रिलेटेड कि सपोज ये जो बॉक्स है 1 क्यूबिक मीटर का, इसमें 40 डिग्री सेल्सियस में इसकी कैपेसिटी सपोज 25 ग्राम रही होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 25 ग्राम, ये है मॉइस्चर, वाटर वेपर या फिर जलवाष्प कहिए, वाटर वेपर जलवाष्प को होल्ड करने की कैपेसिटी 40 डिग्री में 25 ग्राम्स रही होगी। अगर हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, सपोज 50 डिग्री तक कर दिए, तो हो सकता है कि अब इसी बॉक्स में, बॉक्स उतना ही है और उसमें एयर का क्वांटिटी भी उतना ही है, बस उसका कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। अब उसमें हम ज़्यादा अमाउंट में, सपोज कह लेते हैं कि यहाँ पर 35 ग्राम वाटर वेपर अब उसमें और रख सकते हैं। पहले कितना था, 25 ग्राम 40 डिग्री सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस, और उसी को जब 45 डिग्री कर दिए तो 35 ग्राम्स वाटर वेपर अब इसमें आ सकता है। तो इसका 10 ग्राम और कैपेसिटी बढ़ गया। ठीक वैसे ही अगर हम इसे कम कर दें, डिक्रीज कर दें, पहले 40 डिग्री था, अब इसे हम कर देते हैं सपोज 30 डिग्री। तो 40 डिग्री में जब 25 ग्राम वाटर वेपर था, जलवाष्प था, तो अब सपोज इसकी कैपेसिटी हो गई 15 ग्राम, 15 ग्राम वाटर वेपर अब इसमें आ सकता है। तो ये हो गई इसका कैपेसिटी।
इसे ही कहते हैं हम वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। अब इसी के बेस पर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ये कैसे हमें हेल्पफुल होगा प्रेसिपिटेशन में, उसी को हम डिटेल में देखते हैं। सपोज एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं टेम्परेचर, एक तरफ हम लिखते हैं टेम्परेचर, दूसरी तरफ उसका ह्यूमिडिटी, होल्डिंग कैपेसिटी या फिर कैपेसिटी टू होल्ड ह्यूमिडिटी, आर्द्रता धारण करने की क्षमता। और दूसरी तरफ हम लिखते हैं एक कॉलम में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कि हमारे पास एक्चुअल में है कितना भी, और इसके बेस पर हम निकालेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी टू होल्ड ह्यूमिडिटी। इसको हम परसेंटेज के टर्म में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे, ये होगा हमारा फॉर्मूला। इसी के बेस पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बारिश होती क्यों है। सपोज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस में। 35 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर कैपेसिटी है हमारा 100 ग्राम। इस 35 डिग्री सेल्सियस में एक गिवन अमाउंट या गिवन वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर या गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का जो ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी है, आर्द्रता धारण करने की क्षमता है, वो 100 ग्राम है। लेकिन हमारे पास अभी है सपोज 20 ग्राम। वो जो बॉक्स दिखाए थे उस बॉक्स में अभी हमारा सिर्फ 20 ग्राम ही ह्यूमिडिटी अवेलेबल है। लेकिन अभी 35 डिग्री सेल्सियस में कितना वो होल्ड कर सकता है, 100 ग्राम। मतलब कि अभी हमें और जरूरत है 80 ग्राम की, लेकिन 80 ग्राम नहीं है, लेकिन इस वजह से इस कंडीशन में अभी बारिश नहीं होगी। ये पहला लाइन। दूसरा, अब यहीं से हमारा टेम्परेचर सपोज डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। यहां पर अब उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर यहां पर डिक्रीज हो रहा है, वह है सपोज 80 ग्राम। लेकिन हमारे पास टोटल वाटर वेपर अवेलेबल है, वह सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाते हैं, 35, 30, देन 25 डिग्री सेल्सियस, अगेन 60 ग्राम, एंड कैपेसिटी डिक्रीज होते जा रहा है। फॉर्मूला, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, कैपेसिटी भी कम होगा। 20 डिग्री सेल्सियस सपोज 40 ग्राम, लेकिन हमारे पास अभी एब्सोल्यूट 20 ग्राम ही अवेलेबल है। देन 15 डिग्री सेल्सियस इट बिकम्स 30 ग्राम and it is 20 gram. It is constant. Then 10 degree Celsius, suppose it is 25 gram and we have only 20 grams. Now 5 degree Celsius, the capacity to hold water vapor is 20 grams only. टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कैपेसिटी भी डिक्रीज होते जा रहा है, और हमारे पास है कितना, 20 ग्राम। इक्वल हो गया। यहीं से अब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिराइव करेंगे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी टू होल्ड ह्यूमिडिटी इनटू 100, ये हो जाएगा ओनली, हमारे पास अभी कितना है 20% इस टेम्परेचर में। यहां पर इसे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25%, ये हो जाएगा 33, 1/3%, then 50%, and at the temperature 15 degree Celsius it is 66 2/3%, then it is 80%, and now 100%.
ये देखिए 100%, ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर 100%। इसे ही कहा जाता है संतृप्त हवा, संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर। इस पॉइंट पे यहां पर देखिए 5 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे जो हमारा गिवन अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर था, गिवन अमाउंट ऑफ एयर था, उसमें कैपेसिटी टू होल्ड ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर कंटेन करने की कैपेसिटी अब खत्म हो गई। अब इससे ज्यादा वहां पर हम वाटर वेपर और नहीं रख सकते। इस टेम्परेचर पे 20 ग्राम था, 20 ग्राम ही इसके पास अब कैपेसिटी है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो एयर था वो अब सैचुरेट हो गया है, संतृप्त हो गया है, और यही फिर कंडीशन क्रिएट कर रहा है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन अर्थात संघनन का। इस पॉइंट पे अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो संघनन होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन या फिर संघनन। कंडेंसेशन या फिर संघनन। और जिस टेम्परेचर पे यह प्रोसेस हो रहा होगा वो कहलाएगा ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट, फिर से ध्यान दीजिए, ड्यू पॉइंट जिस टेम्परेचर पे यह प्रोसेस हो रहा होगा वो कहलाएगा ड्यू पॉइंट। और यहां पर जैसे ही 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा वहां पर संघनन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या संघनन के लिए टेम्परेचर का डिक्लाइन होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्यों? आपको मैं एक बहुत सिंपल सा डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रहा हूं। इस टेबल को हो सके तो आप बना लीजिए, जल्दी होगी, आसानी होगी समझने में और हमेशा काम आएगा ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो ये है कि जब भी हम पीने के लिए पानी गर्म करते हैं तो एक बर्तन और यहां से हमने लगा दिया फायर। अब इसे हम गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। पानी गर्म होगा और इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इवोपरेशन, वाटर वेपर बनना स्टार्ट होगा। थोड़ी देर बाद बॉइलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारा बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन नहीं है। अब यहां पर समझने की कोशिश ये कीजिए कि सपोज जब यहां से बॉइलिंग होने से पहले ही जब इसमें भाप निकलना स्टार्ट हुआ है तभी मैंने इस पर एक ढक्कन लगा दिया। थोड़ी देर बाद अब उस ढक्कन को ऊपर छू कर देखिएगा, वो गर्म रहता है, बहुत गर्म, इतना कि हम उसे बेयर हैंड से छू भी नहीं सकते। हमें कपड़े की आवश्यकता होती है उसे उठाने के लिए। लेकिन जब हम उस ढक्कन को उठाते हैं कपड़े से और उठा करके देखते हैं तो उसके नीचे साइड में जिधर वाटर बॉईल हो रहा था या फिर गर्म हो रहा था उस तरफ ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इस ढक्कन को मैं निकाल दूं तो इस फेज में जिस तरफ से वाटर वेपर आ रहा था यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गए हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहां से? भाई टेम्परेचर तो यहाँ बहुत ज्यादा है, इतना गर्म है कि हम उस प्लेट को छू नहीं सकते, उसके बावजूद भी यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आया कहां से? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है। तो कंडेंसेशन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, यहाँ संघनन के लिए, इस प्रक्रिया के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तापमान का कम होना जरूरी हो। टेम्परेचर कम हुई जरूरी नहीं है कंडेंसेशन के लिए। तो कोई और भी चीज होगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वह है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, पानी के बूंद बन रहे हैं, वो इसके भाप की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां से पानी छिटक कर ऊपर चिपक रहा होगा। यहां से वाटर वेपर निकला और यहां जाकर के धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, वो भी टेम्परेचर जब ज्यादा है। कंडीशन यही कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां पर 100% हो रहा होगा। जिस भी टेम्परेचर पे, ये जो टेम्परेचर है ये जरूरी नहीं है कि 5 डिग्री हो या फिर 10 डिग्री हो। जिस भी टेम्परेचर पे, सपोज ये 50 डिग्री पर हो रहा होगा, एक हाइपोथेसिस लेते हैं, सपोज ये 50 डिग्री पर हो रहा होगा, तब भी पॉसिबल है कि यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए। बस हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होना चाहिए। और हम देखते हैं कि कई बार बारिश जो है वो जल की बूंद वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि बर्फ के रूप में होता है। तो वो क्यों होता है? बस यही चीज। अगर इसी सिनेरियो को हम चेंज कर दें, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें हम, थोड़ा सा, जैसे कि
ये जो हम एग्जांपल लिख रहे थे वो उससे हमने 35 डिग्री से स्टार्ट किया, 5 डिग्री तक लेके जाए। अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, अब ये दूसरा टेबल है, इसे हम स्टार्ट करते हैं सपोज 25 डिग्री सेल्सियस से। 25 डिग्री सेल्सियस में एक गिवन अमाउंट ऑफ या गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर था, उसकी कैपेसिटी 100 ग्राम थी, वाटर होल्डिंग या वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी 100 ग्राम थी, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ अभी कितना है, 20 ग्राम। उस कंडीशन में उसके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अभी 20% का। अगर टेम्परेचर कम हुआ 20 डिग्री सेल्सियस तो वही 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पर भी इस सिचुएशन में भी हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी 80% ही है, 100 नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर पर भी कंडेंसेशन स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी 80% है। अब टेम्परेचर और डिक्रीज हुआ, -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। हाँ, इस टेम्परेचर पे अब हम देख रहे हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने जा रहा है। तो इस टेम्परेचर पे जो ड्यू पॉइंट कहलाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। लेकिन इस टेम्परेचर पे ये जो हमारा -5 डिग्री है, हम जानते हैं कि पानी जो है 0 डिग्री या उससे कम होने पर जमना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो रेनफॉल होगा वो इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स होगा, बर्फ के रूप में यहाँ पर अब बारिश स्टार्ट होगा, बर्फबारी स्टार्ट होगा। कंडीशन वही है, बस ये एग्जाम्पल है समझने के लिए, जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, बस ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। पहला वाला जो डायग्राम था उसमें अब इसे फिर से दोबारा डायग्राम बनाइएगा, दूसरा टेबल बनाइएगा और फिर इस एग्जाम्पल के साथ इसे लीजिएगा। 2 टेबल बनाना जरूरी है यहाँ पर। पहला जो टेबल था वो हमारा था रेनफॉल से रिलेटेड कि कब बारिश होगी इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये दूसरा टेबल है हमारा स्नोफॉल होगा, जो प्रेसिपिटेशन है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। तो आप पहले से बनाइए, इसके बाद हम समझते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा बारिश क्यों होता है, कैसे होता है। अच्छा, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है इसमें वन मोर थिंग, ये जो कंडेंसेशन ये अपने आप नहीं होगा ना, इसके लिए हमें किसी न किसी सहारे की जरूरत होगी इनिशियल फेज में, जिसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हिंदी में कहा जाता है आर्द्रता ग्राही नाभि, ऐसा कुछ इसका टर्म है। ये क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल अवेलेबल है, सॉल्ट के कंटेंट अवेलेबल हैं या फिर पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल हैं। सॉल्ट जो ओशियन से हमारे जो सॉल्ट के पार्टिकल्स बाहर आते हैं वो फ्री एटमॉस्फेयर में प्रिवेल करते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। इसे कह लीजिए सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स और द पॉल्यूटेंट्स। उन पार्टिकल्स के अराउंड, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के अराउंड वाटर वेपर जो है धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट होता है। और एक पॉइंट ऐसे आता है जब इसका वेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अब एयर में फ्लोट नहीं हो सकता, इस वजह से वो फिर नीचे आ जाता है। यही प्रक्रिया है बारिश की, वर्षण की, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो यहां पर जरूरी है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, इसके बिना कंडेंसेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो 3-4 चीजें हैं, एक ड्यू पॉइंट, कंडेंसेशन, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को देखा, इट इज अ रेशियो और अ रिलेशन विद द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी टू होल्ड वाटर इनटू 100। इसे हम परसेंटेज के टर्म में डिफाइन करते हैं।
परसेंटेज टर्म में बिकॉज 100 है, और इसी से हमें पता चलता है कि किस पॉइंट पे हमारा ड्यू पॉइंट होने जा रहा है, किस टेम्परेचर पे ड्यू पॉइंट होने जा रहा है, और वही हमारा रिस्पॉन्सिबल टेम्परेचर है कंडेंसेशन के लिए। और उसके लिए एक और जरूरी चीज़ है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो इतना था हमारा कैसे होता है बारिश। अब हम देखते हैं क्या बारिश के प्रकार क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा हमारा, प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। पहला इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो गिरते हैं। सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो, SNOW, in the form of snow, then in the form of sleet, and last in the form of hailstorms, hail, in the form of hail। ये भी है आइस क्रिस्टल्स, ये भी है आइस क्रिस्टल्स, बस दोनों के शेप में थोड़ा अंतर होता है। ये होता है हेक्सागोनल शेप में, और ये नॉर्मली क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो अब हम देखते हैं रेनफॉल। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेनफॉल पहले देख लेते हैं। रेनफॉल भी कई तरह से हो सकता है। एक होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, बता रहा हूं अभी। दूसरा होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, और तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल। ये 3 तरह के रेनफॉल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षण के प्रकार का पहला है रेनफॉल, और रेनफॉल में भी 3 टाइप्स। पहला हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल। जब भी दिन में टेम्परेचर ज़्यादा एटमॉस्फेयर का बढ़ने लगेगा, उस कंडीशन में सपोज ये हमारा सरफेस है, सरप्लस हीट बजट की वजह से जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इसकी वजह से कन्वेक्शन करेंट्स वो होते हैं जब एयर मासेस राइज होने लगते हैं गर्म होकर के, इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन, ऊपर उठने लगते हैं गर्म होकर के। क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ गर्म होने पर फैलती है, उसका घनत्व कम होता है और हल्की होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर उठने लगेगी। ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट, गर्म होने की वजह से। तो कन्वेक्शन करंट ये जब ऊपर उठ रहा होगा, तो ऊपर उठने पर यह एक्सपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे सरफेस में जो घनत्व है, डेंसिटी है एटमॉस्फेयर का, उसके कंपैरिजन में डेंसिटी ऊपर की तरफ ट्रोपोपॉज की तरफ बढ़ने पर धीरे धीरे कम होने लगता है। क्षोभ सीमा की तरफ जाते हैं तो घनत्व बढ़ने लगता है, घनत्व कम होने लगता है। तो यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वही सेम एयर मास का, यही इतना एयर मास था जो कि अब बढ़ करके ये हो गया, थोड़ा सा फैल गया। और बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि इसका टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। सेम यही थोड़ा और ट्रोपोपॉज तक जाते जाते यह एक्सपेंड हो चुका होगा ज़्यादा एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगेन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब हमें यह पता है किसी भी मैटर का या किसी भी एलिमेंट का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो उस सब्सटेंस में, उस मैटर में जो टेम्परेचर अवेलेबल रहता है
वो है हीट एनर्जी के रूप में, हीट एनर्जी के रूप में टेम्परेचर है यहां पर हीट एनर्जी। लेकिन जब हम उसे फैला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो उसका हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब यह है कि यहां पर इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। फिर से कोई भी एयर मास सरप्लस हीट बजट की वहां से गर्म हो रही है, गर्म होकर के वह हल्की हो रही है और ऊपर उठ रही है। ऊपर उठने की वजह से उसका एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो हीट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। बस इतना ही कंसेप्ट है। अब इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अब उनके पास ज्यादा स्पेस है एक्सप्लोर करने के लिए, इस वजह से अब उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। जो हीट एनर्जी था पहले वो छोटा सा था, अब वो बड़ा हो गया है। इस वजह से उस सरफेस का टेम्परेचर अब डिक्रीज हो गया। इस टेम्परेचर के डिक्रीज को हम कहते हैं एडियाबेटिक कूलिंग, रुद्धोष्म शीतलन। यहां पर जो टेम्परेचर उसके अंदर में जो था वो कम हो रहा है, इसको हम एक्सटर्नल फोर्स से कम नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स से कम होता तो फिर कंडक्शन या फिर किसी भी अदर मीडियम से हो रहा होता। यहां पर जो टेम्परेचर था, हीट एनर्जी, वो सिर्फ कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, इस वजह से उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबेटिक कूलिंग। इसी का अपोजिट क्या हो सकता है, अगर कोई एयर मास, सपोज ये अलग डायग्राम है, एयर मास डिसेंड कर रहा है, ये यहां से अब डिसेंड कर रहा है। पहले इसके पास ज्यादा स्पेस था इनके पार्टिकल्स को मूव करने के लिए, अब उनको कम स्पेस मिल रहा है। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि पहले बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते थे तो ज्यादा उनके पास स्पेस रहता था खेलने के लिए, लेकिन अब वो अपने घर में ही आकर के खेल रहे हैं तो उनके पास कम स्पेस है। तो जैसे ही कम स्पेस होगा तो उनके पास ज्यादा हल्ला करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, और वहां पर ग्राउंड में हल्ला कर रहे हैं, करने दो, उनका जितना भी एनर्जी है वो पूरे ग्राउंड में ही फैल करके अब्जॉर्ब हो जा रहा है। लेकिन घर में आएंगे तो हमें भी प्रॉब्लम होगा, बड़े लोग खासकर इसीलिए चिल्लाने लगते हैं, छोटे बच्चे जब घर में आकर खेलने लगते हैं उत्पात मचाने लगते हैं, कहा जाए तो ठीक वही चीज। अब इनके पार्टिकल्स को पहले ज्यादा जगह था खेलने के लिए, अब उन्हें कम जगह मिला है खेलने के लिए, तो अब ये क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर खेलने के लिए ज्यादा जगह था, मतलब काइनेटिक एनर्जी था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर हीट एनर्जी में। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में टेम्परेचर पहले की तुलना में अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिलेटिव टर्म में बात हो रही है ना, जो भी हो रही है वो तुलनात्मक स्टडी। यहां पर टेम्परेचर रिलेटिवली कम था इसके कंपैरिजन में, अब जब वो एयर मास डिसेंड हुआ, नीचे की तरफ डिक्रीज हुआ, डिसेंड हुआ, सब्सिडाइज हुआ, सबडक्शन हुआ, तब उसका हीट एनर्जी इंक्रीज हो गया। इस सिचुएशन में कभी भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। कब, जब एयर मासेस ट्रोपोपॉज से सरफेस की तरफ डिसेंड कर रहे होंगे, सब्सिडाइज हो रहे होंगे, उनका अवरोहण हो रहा होगा, और ये कंडीशन है आरोहण का, जब एयर मासेस राइज कर रहे हैं। फिर अब वही टेबल को अब एक बार इमेजिन कीजिए कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर जैसे जैसे एयर मास असेंड कर रहे हैं डिक्रीज होने लग रहा है। वही सिचुएशन जो उस टेबल में लिखे थे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज होने लगेगा। जैसे ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जैसे डिक्रीज होने लगेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये जो एयर मास है ये सैचुरेटेड हो जाएगा। इसमें जो भी आर्द्रता, वाटर वेपर अवेलेबल था, वो अब यहाँ पर कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा होगा। बस यही फिर एक सिचुएशन, एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करेगा कि क्लाउड का फॉर्मेशन होने लगेगा, और वही फिर रीजन बनेगा किस चीज का, बारिश होने का। तो हमने देख चुके हैं कि ड्यू पॉइंट, जो हमारा ड्यू पॉइंट है, ओशांक बिंदु जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो अगर 0 डिग्री से अबव है तो वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे, 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम है तो यहाँ पर आइस क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, वही फिर प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। तो ये हमारा कन्वेक्शन करंट। इस कन्वेक्शन करंट की वजह से अब हमारा क्या हो रहा है, रेनफॉल होगा, क्योंकि यहां पर जो एयर मास है वो ऊपर जाकर के कंडेंस होगा, क्योंकि उस एयर मास में
ह्यूमिडिटी अवेलेबल है, मॉइस्चर अवेलेबल है, वही मॉइस्चर ऊपर जाके कंडेंस होगा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ एडियाबेटिक कूलिंग। रुद्धोष्म शीतलन की वजह से उसके तापमान में गिरावट हो रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो अपने उष्णांक बिंदु तक पहुंच जाएगा और फिर कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन हुआ उसके बाद फिर बारिश होगा। तो आप देखेंगे गर्मियों के समय में दिन में जब तापमान बढ़ने लगता है तो फिर दोपहर के बाद 3-4 बजे 2-3 बजे देखने लगते हैं कि अचानक से बादल आने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं और फिर बारिश होता है। वो है कन्वेक्शनल रेनफॉल के रूप में। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि यही जो रेनफॉल है वो बर्फ के रूप में गिरने लगता है। वही हमारा अगला इसके बाद का टॉपिक है, वो है हेल स्टॉर्म्स। जो हम देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन के टाइप्स में वाटरफॉल, रेनफॉल, स्नो, स्लिट एंड हेल। तो वो हेल वाले टॉपिक में आएगा। अभी यहाँ पर समझते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है इस कन्वेक्शन करंट की वजह से, इसलिए हम कहेंगे इसे कन्वेक्शनल रेनफॉल। दैट्स इट। इसमें हमें जो क्लाउड्स बनते हैं वो क्यूमुलस टाइप के क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसे हम लोग किसी अदर वीडियो में कभी देखेंगे। यहाँ पर क्लाउड्स बनेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो कन्वेक्शन करंट है मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा भी एनर्जी है, तो इस एनर्जी की वजह से यहाँ पर जो क्यूमुलस टाइप के क्लाउड्स बन रहे हैं उनमें थंडर स्टॉर्म हो रहा होगा। तो इसलिए आप देखना गर्मी के मौसम में जो शाम को जो बारिश होती है उसमें बिजलियां चमकती ज्यादा हैं और गरज चमक के साथ बारिश होती है। जोर से बारिश होता है उसके बाद फिर रात फिर से प्लीजेंट हो जाता है गर्मियों के मौसम में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, खैर ये तो दोनों ही हेमिस्फीयर में काम आएगा। ये हो गया हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल। अब नेक्स्ट है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि एयर मासेस को असेंड करना चाहिए बस। अगर उस असेंडिंग एयर मास में मॉइस्चर कंटेंट होगा वो ऊपर जाकर कंडेंस होने लगेगा। कंडेंस होगा तो क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, निम्बस अलग अलग टाइप के कोई से भी स्ट्रेटस क्लाउड्स बनेंगे और उन क्लाउड से फिर वहां पर रेनफॉल होगा या फिर स्नोफॉल होगा। तो ओरोग्राफिक का मतलब ही ये है कि ऐसा कोई ऑब्स्टेकल आ रहा होगा। इससे पहले कन्वेक्शनल रेनफॉल में हम देखे थे कि टेम्परेचर की वजह से कन्वेक्शन करंट ऊपर उठ रहे थे और फिर रेनफॉल हुआ था। यहां पर सिचुएशन थोड़ा अलग होगा टोपोलॉजी की वजह से। सपोज ये हमारा एक ऑब्स्टेकल है इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन रेंज। ये माउंटेन है, माउंटेन स्लोप। अब इसके परपेंडिकुलर विंड ब्लो हो रहा होगा, हवाएं इसके समानांतर नहीं परपेंडिकुलर को हिंदी में समलम, लेट इट बी। तो इसके परपेंडिकुलर ये हमारा माउंटेन रेंज और उसके परपेंडिकुलर कोई विंड ब्लो कर रहा है, जिसकी वजह से अब यहां पर ऑब्स्टेकल क्रिएट हुआ और इसी के सहारे अब ये जो विंड है ये ऊपर उठना स्टार्ट होगा। ये जो विंड है अब ये ऊपर उठना स्टार्ट हो रहा है। वंस अगेन वही कंसेप्ट, जैसे ही एयर मास कंटेनिंग मॉइस्चर जब वो ऊपर उठेगा तो उसका एडियाबेटिक कूलिंग होगा, रुद्धोष्म शीतलन होगा, टेम्परेचर डिक्लाइन करेगा और जिसकी वजह से कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। तो हम देखेंगे कि इस फेज में जिस तरफ जो माउंटेन का विंडवर्ड फेस है, जिस तरफ से हवाएं आ रही है उस तरफ अब यहां पर बारिश होना, पहले बादल बनेगा और फिर बारिश होना स्टार्ट होगा। लेकिन अब इसे के अपोजिट साइड में चलते हैं। जब यही एयर मास इस माउंटेन रेंज को पार करेंगी और उस तरफ सब्सिडाइज होंगी, नीचे इनका अवतलन होगा, अवरोहण होगा, तो सिचुएशन जस्ट इनवर्स हो जाएगा। कैसे कि यहां पर एयर मासेस डिसेंड कर रही हैं इस फेज में, जो हमारा अपोजिट फेज है विंडवर्ड का अपोजिट फेज, जिसे हम कहते हैं लीवर्ड साइड, जो कि जस्ट अपोजिट साइड है। विंडवर्ड साइड में यहां पर एयर असेंड कर रहा है, ऊपर उठ रहा है एयर मासेस,
लेकिन अपोजिट साइड में, लीवर्ड साइड में एयर मासेस डिसेंड कर रहे हैं। तो हमने बताया कि जब भी एयर मासेस डिसेंड होंगे तो उनका एडियाबेटिक हीटिंग उस एयर मास का होगा। एडियाबेटिक हीटिंग की वजह से हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। जस्ट पिछला डायग्राम यहाँ पर कि कैसे एयर मास जब डिसेंड करते हैं, अवरोहण होता है सतह पर, तब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमें प्रेसिपिटेशन के लिए इनवर्स कंडीशन बना रहा है वो, मतलब वहां पर बारिश नहीं होगी। यही वजह है कि इस लीवर्ड साइड को हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, लीवर्ड साइड, या फिर रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र। अब इसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं हम कि ये कहां पर होता है। जो हमारा इंडिया का वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, ये जो रीजन है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर के पैरेलल इस कोस्ट के, इस वेस्ट कोस्ट के पैरेलल एक माउंटेन रेंज है जिसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। ये माउंटेन रेंज, इसी के परपेंडिकुलर में मई जून के बाद से विंड ब्लो स्टार्ट हो जाता है। मतलब मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक से यही विंड ब्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम मानसून विंड कहते हैं। वो हम इंडियन मानसून में देखेंगे, अभी सिर्फ यहां पर समझते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये देखिए, ये हमारा माउंटेन रेंज और इसके परपेंडिकुलर विंड जो है ब्लो हो रहा है, एयर मासेस ब्लो हो रहे हैं। और जब इस माउंटेन रेंज के वेस्टर्न साइड में ये एयर मासेस टकराएंगे तो फिर ऑब्वियसली ऊपर उठेंगे, और जब ऊपर उठेंगे तो फिर वही कंडीशन, एडियाबेटिक कूलिंग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा और फिर प्रेसिपिटेशन के लिए, बारिश के लिए एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हाई रेनफॉल एरिया है ये हमारा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट साइड में हम आते हैं, ये जो हमारा डेक्कन वाला रीजन है, यहाँ पर एयर मासेस इस साइड में डिसेंड हो रहे हैं। इस डिसेंडेंस की वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के लिए आइडियल सिचुएशन क्रिएट नहीं होता। और फाइनली ये वाला जो हमारा रीजन है वो कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो एरिया। तो इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश कीजिए। छत्तीसगढ़ का एक बहुत पॉपुलर बुक है जिसमें, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीवन, बट उसमें ये इमेज गलत है इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। उस इमेज के थ्रू मत जाइएगा। उसमें इमेज में बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ से मॉनसून विंड आता है और फिर लैंड मास ऐसे करके टकरा जाता है। हाँ, ये प्रॉपर इमेज बना है, ऐसा करके इमेज बना हुआ है। तो ये सिचुएशन गलत है, ऐसा इमेज नहीं है, ऐसा विंड का फ्लो, विंड का डायरेक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर इस वेस्टर्न घाट के पैरेलल विंड ब्लो होने लग जाएगा तो प्रेसिपिटेशन के लिए कभी भी सिचुएशन नहीं बनेगा। क्योंकि हमने ओरोग्राफिक रेनफॉल में यही देखा है कि किसी भी माउंटेन रेंज के सहारे एयर जो असेंड कर रहा है, और इस कंडीशन में हम आप देखेंगे कि इस एयर मासेस को असेंड होने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये पूरा ओशियन वाला रीजन है, समंदर का तट सतह है, उसमें कहाँ से फिर हवाएं ऑटोमेटिक ऊपर उड़ जाएंगी। तो ये इमेज गलत है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये विंड इस तरह से ब्लो नहीं होता है। मॉनसून विंड जो हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करते हैं उसका डायरेक्शन है ये, परपेंडिकुलर है, नॉट पैरेलल, लंबवत। हाँ, याद आया, लंबवत जिसे कहा जाता है परपेंडिकुलर को, ये लंबवत है, लंबवत। और वो जो डायग्राम बना है किताब में वो समानांतर बना दिया गया है, जो कि गलत है। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने समझने के लिए। तो ये हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल, कि ओरोग्राफिक रेनफॉल में जो माउंटेन रेंज का विंडवर्ड साइड है वो हाई रेनफॉल एरिया होता है, और उसका जो अपोजिट साइड है वो रेन शेडो एरिया होता है। दैट्स इट। ये हो गया हमारा रेनफॉल का दूसरा टाइप, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अभी तक हमने देख लिया है कन्वेक्शनल रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब तीसरा है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल।
साइक्लोन का जब फॉर्मेशन होता है, साइक्लोन मतलब चक्रवात, चक्रवात एक ऐसा सिस्टम है, इस पर एक अलग से वीडियो बनेगा, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेते हैं। चक्रवात एक ऐसा लो प्रेशर एरिया होता है जिसके अराउंड जो एयर मासेस हैं वो रिवॉल्व होते हैं बहुत तेज गति से। खैर, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में ऐसा होता है, और एयर मासेस असेंड होते हैं जिसकी वजह से यहां पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल स्टार्ट होता है। ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इस पर डिटेल से एक वीडियो बनाया जाएगा। दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन, जिसमें दो फ्रंट ये हमारा वार्म फ्रंट एक तरफ है, वार्म फ्रंट दूसरी तरफ से कोल्ड फ्रंट, और इस तरफ भी हमारा कोल्ड फ्रंट। और इस सिचुएशन में हमारे जो एयर मासेस हैं वो रिवॉल्व करना स्टार्ट होते हैं। तो ये भी एक साइक्लोनिक सिचुएशन बनता है, लेकिन ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से अलग होता है। उसको हम दूसरे टॉपिक में देखेंगे कैसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग अलग होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के ओरिजिनेशन कैसे होते हैं। ये फ्रंटोजेनेसिस की वजह से होता है, और ये ग्रेट डिप्रेशन या फिर लो प्रेशर जब इंटेंसिफाई होने लगता है तब इसका फॉर्मेशन होता है। उसके अलग अलग कंडीशंस हैं, दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं। ये रिलेटिवली इसका जो डायमीटर है इसके कंपेरिजन में कम होता है, ये बहुत बड़े वास्ट एरिया में होता है। ये बेसिकली टेम्परेट रीजन में होता है जहां पर पोलर कोल्ड विंड्स, ईस्टर्लीज पोलर कोल्ड विंड, वेस्टर्लीज रिलेटिवली वार्म विंड के फ्रंटल जोन पर ये फॉर्मेशन होता है, और ये मोस्टली ओशियन में इसका क्रिएशन होता है। ये लैंड ओशियन कहीं भी क्रिएट हो सकता है। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, दोनों में अलग अलग तरह के क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, दोनों में अलग अलग तरह के रेनफॉल्स होते हैं। तो यहां पर हम अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से इन दोनों ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन दोनों की वजह से यहां पर रेनफॉल हो रहा होगा। कंडीशन वही है कि एयर मासेस किसी भी तरीके से उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अराइज हो रहे होंगे, असेंड हो रहे होंगे, उनका आरोहण हो रहा होगा, और फिर फाइनली वही सारी प्रक्रियाएं दोहराई जाएंगी, जो कि एडियाबेटिक कूलिंग, रुद्धोष्म शीतलन की वजह से तापमान गिरेगा, टेम्परेचर कम होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, कंडेंसेशन और बारिश होगा। बस एयर मासेस को हमें असेंड करना है। पहले सिचुएशन में देखे थे कन्वेक्शन करंट की वजह से वो असेंड हो रही थी। दूसरे सिचुएशन में हम देखें कि जो टोपोलॉजी था वो हमें कंपेल कर रहा था अराइज होने के लिए, जो कि ओरोग्राफिक था। और तीसरा है साइक्लोन। इन साइक्लोनिक सिचुएशन की वजह से, साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से एयर मासेस असेंड हो रहे होंगे। ये तीन तरह के रेनफॉल हमने देखे। अब हमारा अगला है स्नोफॉल। जो प्रेसिपिटेशन का जो टाइप देखे थे, रेनफॉल देख लिए, नेक्स्ट स्नोफॉल, देन स्लीट एंड देन हेल। ये वो वाला हेल नहीं है ना जो नर्क वाला हम कहते हैं, जेहन्नुम वाला, ये वो हेल नहीं है ना, ये हेल स्टॉर्म अलग है, उसका स्पेलिंग अलग होता है ना। तो ये हमने देख लिया रेनफॉल तीन तरह के, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। अब है स्नोफॉल। ये जो स्नोफॉल है ठीक सिचुएशन वही सेम है, बस ड्यू पॉइंट यहां पर 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा होगा। लेकिन इस सिचुएशन में जो हमारा आइस क्रिस्टल्स है वो हेक्सागोनल फॉर्म में इनका क्रिएशन हो रहा होगा। ये जो हेक्सागोन बनाते हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में, ये आइस क्रिस्टल्स हेक्सागोन के रूप में। और बाकी कंडीशन सब वही हैं, एयर मासेस असेंड करेंगे, एडियाबेटिक कूलिंग होगा और फिर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। बस सिचुएशन यहां पर ड्यू पॉइंट
ड्यू पॉइंट 0 डिग्री प्लस था, यहां पर ड्यू पॉइंट 0 डिग्री या फिर लेस देन 0 डिग्री, बस इतना ही अंतर है। यहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे थे, यहां पर आइस क्रिस्टल्स बन रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल, बस इनका शेप जो है चेंज होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लिट। स्लिट भी आइस क्रिस्टल्स ही हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है वो, सपोज ये सरफेस है, यहां से हमारा कंडेंसेशन की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब जब वो नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, सरफेस तक पहुंचते पहुंचते उसे बहुत से एयर मासेस से गुजरना पड़ता है। सपोज ये विंड है, और जब वहां से वो पास ऑन हो रहा है, तो अगर यहां का जो टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में यहां का टेम्परेचर स्लाइटली लो है या फिर बहुत लो है, मतलब इस जो सरफेस है, इस सरफेस से लगा हुआ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर मासेस है, उसका टेम्परेचर, ऊपर में जो टेम्परेचर है एयर मास का, उसके कंपैरिजन में बहुत लो है। उस कंडीशन में ये जो पानी की बूंदें नीचे आ रही हैं वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएंगी, बट इनका क्रिस्टलाइजेशन हेक्सागोनल फॉर्म में नहीं होता। तो यहां पर अब वो बर्फ के रूप में हमें देखने को मिलेगा, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स यहां पर गिर रहे होंगे, जिन्हें हम कहते हैं स्लिट। कंडीशन वही है कि एयर मासेस कहीं अराइज हुए होंगे, कंडेंसेशन हुआ होगा बिकॉज ऑफ एडियाबैटिक कूलिंग, और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिपिटेशन वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हुआ था, वो फिर आते आते रास्ते में जमना स्टार्ट हो गया, क्योंकि नीचे का जो टेम्परेचर था वो रिलेटिवली लो था, और स्लिट का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से स्लिट यहाँ पर हम प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। अब अगला आता है हमारा हेलस्टॉर्म। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी स्लिट की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कभी गर्मियों में या फिर नॉर्मली जब भी बड़े बड़े हेल्स गिरने, जो बर्फ हैं वो जब गिरने लगेंगे, तो उन्हें कभी उठा करके देखिएगा, आपको जो बर्फ के टुकड़े हैं वो लेयर बाय लेयर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से लेयर लेयर देखने को मिलेगा। इसे छत्तीसगढ़ी में करा कहा जाता है, बोलते हैं हमारे यहाँ करा गिरीश। अब बच्चे इसको खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत लीथल होता है, डेडली होता है, क्योंकि अगर कभी ये किसी इंसान के सर पर गिर जाए तो उसका सर फट सकता है, क्योंकि बहुत वेलोसिटी से गिरने लगते हैं और बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, और इनका साइज जो है इस साइज से लेकर के इस साइज तक भी हो सकते हैं। कभी यूट्यूब में इसके वीडियो अवेलेबल है, उनको देखिएगा, बहुत डेडली होते हैं ये। इनका फॉर्मेशन को देखते हैं। इमेजिन कीजिए गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी बढ़ गई है, और कन्वेक्शन करंट बहुत तेजी से ऊपर उठ रहे हैं। ठीक वही कंडीशन जो कन्वेक्शनल रेन में देखे थे हम। ये यहाँ पर पेड़ का डायग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पता चले कि हम कितनी ऊंचाई तक जा रहे हैं। इससे आइडिया लगता है कि हम बहुत ऊंचाई तक की बात कर रहे हैं। तो जब कन्वेक्शन करंट ऊपर उठते हैं, कन्वेक्शन करंट वही एयर मासेस असेंड हो रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं, फैल रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो ये जो एयर मासेस हैं वो बहुत विगरसली ग्रो करेंगे और ट्रोपोपॉज तक बहुत विगरसली असेंड होने लगते हैं, बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं। तो उस कंडीशन में वो जो एयर मास में वाटर वेपर अवेलेबल होता है, ह्यूमिडिटी, जो मॉइस्चर कंटेंट इस एयर मास में अवेलेबल है, वो यहाँ पर ठंडा होकर जमने लगता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाने की वजह से ऊपर का तापमान 0 डिग्री से ऑब्वियसली कम है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस बादल में आइस क्रिस्टल्स हैं। जब यही आइस क्रिस्टल्स नीचे गिरने लगते हैं
छोटे छोटे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जब ये गिरने लगते हैं तो अगला एक बैच कह लीजिए, क्लस्टर कह लीजिए, गर्म एयर मास का, हॉट एयर मास बहुत सारा, वो बहुत रैपिडली उसे फिर से ऊपर ले जाएगा। तो जो हेल या फिर जो आइस क्रिस्टल्स नीचे गिर रहे थे, अब इस एयर मासेस की वजह से वापस से ऊपर चले जाएंगे। अब ये जो नीचे आ रहे थे ये वापस से अब ऊपर चले जाएंगे। किनकी वजह से? इस कन्वेक्शन करंट की वजह से। अब जब ये वापस ऊपर गए तो वहां जो मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल था, जो कंडेंस हो रहा था, वो इसी आइस क्रिस्टल के अराउंड फिर से जमना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला आइस होगा, इनिशियल आइस, जो कि वापस चला गया और वापस वहां पर जो मॉइस्चर था उसमें फिर से चिपक गया। अब फिर भारी हुआ तो यही जो अभी ऊपर आया था वो फिर से अब नीचे जाएगा, क्योंकि अब पहले की तुलना में अब और वो भारी हो गया है, उसका वेट बढ़ गया है। अब जब वो नीचे आ रहा है तो अब देखेंगे कि यहाँ से जो कन्वेक्शन करंट है वो फिर से उसे ऊपर ले जाएंगे, और यही जो प्रोसेस है कई बार होने लगेगा। तो हम देखेंगे कि लेयर बाय लेयर इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होगा। अंदर का लेयर सॉलिड होगा, फिर हम देखेंगे कि थोड़ा सा कम सॉलिड है, फिर उसके ऊपर का लेयर है ज़्यादा सॉलिड है, फिर कम सॉलिड है, फिर ज़्यादा सॉलिड है। इस तरीके से कई लेयर बन रहे होंगे। और ये सिर्फ एक ही क्रिस्टल नहीं है, ये तो एक क्रिस्टल है जो कि हमारा कभी छोटा था फिर बड़ा होने लगा। इसके साथ साथ इसी में कई सारे क्रिस्टल्स भी आपस में चिपकने लगेंगे और वो एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा, लार्ज साइज हो जाएगा। और यही फिर इतनी ऊंचाई से 10, 12, 15 किलोमीटर की ऊंचाई से जब ये अपने फुल वेलोसिटी के साथ गिरेगा, तो इमेजिन कीजिए किसी अगर इंसान के सर पर पड़ जाए तो क्या होगा। अगर इतना बड़ा भी पत्थर है, कार के जो विंडशील्ड हैं, घर के जो नॉर्मल छत होते हैं, जो शीट लगाए रहते हैं, या फिर मिट्टी के घर, उन सबको ये बहुत डैमेज करता है। हेल स्टॉर्म जिसे कहा जाता है। इसे कभी भी बर्फबारी के साथ कंपेयर मत करना। बर्फबारी जो स्नोफॉल है वो अलग है, उसमें आइस क्रिस्टल का जो शेप है वो हेक्सागोनल है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट शेप है, बस ये डिफरेंस है। तो इसे हम कहते हैं हेल स्टॉर्म। तो ये थे हमारे प्रेसिपिटेशन के टाइप्स, क्यों होता है, कैसे होता है, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है अगर अबव एटमॉस्फेयर पे होने लगे तो वो क्लाउड को फॉर्मेशन करता है, बादल बनते हैं। अगर यही कंडेंसेशन नीचे बने सतह पर, सरफेस पर, तो हम इसे फॉग, मिस्ट, स्मॉग एटसेट्रा कहते हैं। बादल है, ऊपर है तो बादल है, नीचे है तो कोहरा, धुंध, कुहासा, स्मॉग। इन सब के लिए अलग अलग कंडीशंस होते हैं कि कैसे हमें लॉन्ग कोल्ड नाइट्स होने चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना चाहिए, ओपन स्काई होना चाहिए, जिसकी वजह से एक और है इसमें ड्यू, ओस की बूंदे जिसे कहते हैं, पड़ी ओस की थी जो बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, बचपन में जो कविताएं हम पढ़ते थे, उन सब का जो फॉर्मेशन होता है कि कैसे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, कितने टाइप के क्लाउड्स होते हैं, फॉग क्या है, मिस्ट क्या है, ड्यू क्या है, स्मॉग क्या है। इन सब चीज़ों पर हम काफ़ी और चर्चा करेंगे कि कैसे कोहरा बनेगा, कुहासा बनेगा, कैसे टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से यहाँ पर हम देखेंगे माउंटेन रीजन में फॉग्स क्रिएशन हो रहे होंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन है, टेम्परेचर एनोमली, इन सब चीज़ों को हम ग्रेट डिटेल्स कहीं देखेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। ये था हमारा कंडेंसेशन के एक पॉइंट, जिस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में, वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ ये है कि 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री लैटिट्यूड, जो 35 डिग्री से 40 डिग्री का जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है, उसमें नॉर्मली हम देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनके ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा बारिश हो रहा है, और जो 45 से 60 डिग्री महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार है, उसके वेस्टर्न कोस्ट में बारिश हो रहा होगा बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स जो है हमारा 35-40 डिग्री में और 40 से 60 डिग्री में बिकॉज ऑफ वेस्टर्लीज, पछुआ पवनी की वजह से।
तो इन सब पर हम डिटेल से किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का सेशन बहुत लंबा हो रहा है, इस पर हम आज यहीं पर इसे विराम देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई क्वेरीज हैं या फिर किसी भी टाइप का सजेशन है, उसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।